हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, अपना साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ रहे थे। ये साइंस एंड टेक के साइंस एंड टेक्स में डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा था। इसके बारे में इसके क्या फंक्शन सेंस रूल्स क्या होते हैं, इसके अंडर में कौन कौन से अपना इंस्टीट्यूट्स या लेबोरेटरीज़ वगैरह आती हैं, ये सारा कुछ देखा था। उसके बाद देखा था डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में आने वाली जो 39 महत्वपूर्ण लैब्स हो कौन कौन सी हैं और उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। साथ ही मैंने लास्ट लेक्चर्स में बोला था कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर विनीत एस लर्निंग चैनल्स पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपटीशन में जो और भी सब्जेक्ट्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनमी हो गया, इन्वायरमेंट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके अलावा जो अब सेकेंड पार्ट्स होता है उसमें क्या रीजनिंग रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, इंग्लिश है, हिंदी भी कई कई एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में अगर सर थोड़ा सा कवर करेंगे या इसके बारे में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, हम लोगों का भी इंटरेस्ट आएगा, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। तो मैंने बोला भी था कि अगर बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारे लोग के कमेंट्स आएंगे तो मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। तो यही डिसाइड किया है हम लोगों ने कि और सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करते हैं। तो इसको क्या है, विनीत एस लर्निंग चैनल्स को अब थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन करके, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया है, मतलब इसको एक सेपरेट एंटिटी आप मान लीजिएगा, विनीत एस कॉम्प कॉम्प करके आएगा, यानी कॉम्प मीन्स कंपटीशन करके। उसके बाद जो और भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में हम स्टडी कर सकेंगे। तो जैसे विनीत एस कॉम्प्स में क्या है, आगे चल के हैशटैग करके हिस्ट्री, तो विनीत एस कॉम्प कॉम्प फॉर कंपटीशन एंड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह विनीत एस कॉम्प करके ज्योग्राफी, और साथ में क्या क्या रखेंगे कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हैं, वैसे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, या फिर अपना और भी इकोनमी है। ये क्या है, सारे एग्ज़ाम्स में फोकस रहता है, सारे एग्ज़ाम्स में ही पूछी जाती है। इसके साथ में करंट अफेयर्स का भी पोर्शन रहता है, न्यूज़पेपर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं न्यूज़पेपरों से। तो उस पे भी अपना फोकस रहेगा, सारे एग्ज़ाम्स पर फोकस रहेगा। लेकिन फिर भी एक मेंशन रहेगा कि मोस्टली जो फोकस है अपना इस सब्जेक्ट्स का वो किस एग्ज़ाम्स पे फोकस है। तो जैसे कि अपना विनीत एस कॉम्प करके है, तो उसमें अभी क्या है, नेक्स्ट मंथ में अपना यूपीपीएससी का एग्ज़ाम्स आने वाला है, आई थिंक ये अपना 24 को इसका प्री का एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का। जो स्टेट लेवल्स का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स होता है यूपी का, वो अपना नेक्स्ट मंथ में ही आने वाला है। तो अभी क्या है, मैंने सोचा है कि अभी एक महीना है लगभग, मोर और लेस अपने पास अभी 30 डेज़ हैं। तो एक रिवीजन के तौर पर, वैसे तो आप पूरा डीपली स्टडी कर नहीं सकते हैं, पूरा सब सब्जेक्ट से अंदर घुस करके वन बाय वन लेकर के नहीं चल सकते हैं, लेकिन 1 मंथ में हम क्या कर सकते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि रिवीजन कर सकते हैं इसका 1 मंथ्स में। तो क्या करते हैं कि जो भी सिलेक्शन होते हैं या जो भी सिलेक्शन हुए हैं उनकी स्ट्रेटजी के भी बारे में भी आप देखेंगे, तो वो क्या करते हैं कि 5-6 महीने जो पहले के होते हैं उनमें वो तैयारी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, नोट्स वगैरह तैयार करते हैं। लेकिन लास्ट का जो 1 मंथ होता है या 2 मंथ्स होता है, उसमें क्या होता है, वो जो नोट्स तैयार करते हैं, उसका सिर्फ रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, और यही उनकी सफलता का कारण बन जाता है। तो मैं चाहूँगा जो नेक्स्ट मंथ में यूपीपीएससी का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, वो अब ये पूरा जो मंथ है, जो मोर और लेस 30 डेज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो पूरा रिविजन्स पे फोकस हो जाएं पूरा। जो सब्जेक्ट्स का जो भी पोर्शन छूट गया है उसको छोड़ दें, क्योंकि उसको पढ़ने से अब ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन रिवीजन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, रिवीजन्स का, मॉक टेस्ट का। तो इस पर फोकस हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग भी स्टार्ट करते हैं आज से ही। इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि यूपीपीएससी पे फोकस करेंगे, 1 मंथ है, तो हम इसमें सारे सब्जेक्ट्स 1 मंथ में ही रिवाइज कर डालेंगे। उन सारे सब्जेक्ट्स में होगा, हिस्ट्री होगी, अपना पॉलिटी होगी,
ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। इसके साथ में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स होगा, जो कि जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यूएनएससी है, इसके अंडर में आने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब जो करंट अफेयर्स में जो भी जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। तो 1 मंथ में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा आपको रिवाइज्ड कराया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। हिस्ट्री में भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंशियंट हिस्ट्री, सेकेंड वन इज़ मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब आप एग्ज़ाम्स को देखेंगे, पेपर्स को देखेंगे, लास्ट ईयर्स के 10 या 15 या 20 ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे, तो ये गैस किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपना मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट। एंशियंट को हम कवर करेंगे, एंशियंट के बाद फिर मेडिवल। हम वन बाई वन ही चलेंगे, लेकिन ये है कि एंशियंट देन मेडिवल देन मॉडर्न। ओके, उसके बाद हम ज्योग्राफी के भी, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, दोनों पोर्शंस कवर करेंगे। पॉलिटी का भी सारा कुछ जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ कवर करेंगे। इकोनॉमी में भी हम कवर करेंगे। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर हिस्ट्री पे होगा। उसके बाद ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट अगर लेकर चलेंगे और लास्ट में कोई एक सब्जेक्ट छूटता है रिवीजन के लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री का भी लेके चलेंगे, ज्योग्राफी का भी ले के चलेंगे, इकोनॉमी का भी लेके चलेंगे, इसके अलावा पॉलिटी का भी ले वन वन लेक्चर सारे लेके चलेंगे और इसको 1 मंथ में ही कंप्लीट करेंगे सबको। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला लेक्चर अपना इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। व्हाट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस क्या है? ये कब से कब तक शुरू हुई थी? जैसे कि अपना बोर्ड्स पे देख सकते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशंस 2350 टू 1750 BC। तो ये अब इसका समय पीरियड माना गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2350 से 1750 BC। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस का इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशंस है। उसके बाद हम देखेंगे जनरल फैक्ट्स अबाउट सम साइट्स, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की अपनी जो साइट्स हैं, जैसे कि अपना हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, और भी जो साइट्स हैं, सारी साइट्स के बारे में जनरल फैक्ट्स देखेंगे कि क्या उनके जनरल फैक्ट्स हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस है या क्या उनमें सिमिलरिटीज़ है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस के, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के हैं उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि मुझे लगता है कई बार पूछा जाता है, कई बार डिस्कस किया जाता है, वो है अर्बनाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी अर्बनाइजेशंस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, अपनी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स जो कि रिकग्नाइज्ड किया गया है वो था अर्बनाइजेशंस। एक शहरी व्यवस्था बनाई गई थी, जैसे कि अपना जो भी इसमें हाउसेस क्रिएट किए गए थे, जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, उनमें बहुत सारी शहरी व्यवस्थाएं थीं। जैसे कि अपना जो नालियाँ होती, घरों की नालियाँ होती हैं, जो टैंक वो प्रॉपर वे में अपना कवर्ड थे। इससे प्रतीत होता है कि सैनिटाइजेशन के प्रति बहुत जागरूक थे वो उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग। इसके अलावा फिर उसमें देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में इकोनमी, इकोनमी क्या थी, कैसे फंक्शंस करती थी, इकोनमी के क्या पहलू थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू क्या थे। जैसे कि हाँ, अभी आज के मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं जब भी इकोनॉमी का डिस्कशंस होता है तो इकोनॉमी के क्या सेक्टर्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमी के क्या सेक्टर्स हैं। तो अगर आज के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसमें पाएंगे कि आज जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, सबसे पहले सर्विस सेक्टर्स आता है, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आता है, उसके बाद अपना
एग्रीकल्चर सेक्टर्स आता है, अगर हम आज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से द इंडस वैली सिविलाइजेशंस में कौन कौन से सेक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की इकोनॉमी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके फिर हम लोग देखेंगे इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, इकोनॉमी हो गया। उसका देखेंगे हम रिलीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशंस के लोग जो थे वो किस रिलीजन्स को फॉलो करते थे, उनके रिलीजन्स के क्या स्रोत हैं, कैसे प्रतीत होता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे डेक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो अपना हड़प्पन सिविलाइजेशंस थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी, उसका डेक्लाइन कैसे हुआ, उसके डेक्लाइंस के क्या क्या कारण थे, क्या रीजन्स थे उसकी डेक्लाइन के। और जो हमारे विद्वान हैं, जो हिस्ट्री के विद्वान हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इंडस वैली सिविलाइजेशंस की डेक्लाइन के क्या कारण बताए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन 2350 टू 1750। ये इसका समय पीरियड माना गया है, जो 2350 से 1750 बिफोर क्राइस्ट इरा। जो इसका ये समय है, ये इसका इंडस वैली सिविलाइजेशंस का समय माना गया है। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस क्या है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हम हड़प्पन सिविलाइजेशंस के नाम से भी जानते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप नीचे देख रहे होगे, पहले फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशंस को मैंने शो किया है, उसके बाद नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशंस होगी, लेकिन जब इकोनॉमी के बारे में हमने लिखा है तो लिखा है इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। हमने ये क्यों लिखा है इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्यों नहीं लिखा है इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्यों? क्योंकि दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खोजा गया, तो सबसे पहले जो साइट इसमें खोजी गई वो हड़प्पा की साइट थी, इसलिए इसको हड़प्पन साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन साइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए आगे लिखा हुआ है रिलीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशंस बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट्स विच वाज सर्च इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ओके, अब देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस की ये अपना सर्च कब हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशंस की ये अपनी जो खोज हुई थी ये 1921, बहुत पहले इसका खोज नहीं हुआ था। अगर हम तकरीबन बात करें, आज 2021 चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ठीक आज से ठीक 100 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशंस की खोज हुई थी इन 1921। इसकी खोज की किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी अंडर द सुपरविजन ऑफ दयाराम साहनी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशंस बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन 1921 अंडर द सुपरविजन ऑफ दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ये एक्सकवेटर थे, ये अपने आर्कोलॉजिकल थे, इनके ही सुपरविजन में अपना ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस का एक्सकवेशन हुआ था। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज द नोन एक्सटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशंस वाज फ्रॉम टू फ्रॉम, यानी कि इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अपनी खोज की गई थी, इसका ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ कहाँ पर था, या उसके ज्योग्राफिकल एरिया के जो लास्ट एंड पॉइंट्स थे वो कौन कौन से थे। यानी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी ये कितने ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती थी। तो हम अगर चारों डायरेक्शंस में अगर देखेंगे तो द इंडस वैली सिविलाइजेशंस इन द वेस्ट वाज अप टू सुक्ता जेंडर। सुक्ता जेंडर एक पाकिस्तान में एक जगह है, आई थिंक्स इन सुक्ता जेंडर इन बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान आपने सुना होगा पाकिस्तान के बारे में। तो सुक्ता जेंडर एक जगह है बलूचिस्तान में। तो अगर हम वेस्ट की बात करेंगे कि वेस्ट में सिविलाइजेशंस का क्या विस्तार था, तो हम ये कह सकते हैं सुक्ता जेंडर वाज द वेस्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशंस। आलमगीरपुर एक जगह है यूपी में, आलमगीरपुर इन द ईस्ट, जो इस सिविलाइजेशंस का ईस्ट में जो विस्तार था वो आलमगीरपुर तक था।
और ये नॉर्थ में जो इस सिविलाइजेशंस का विस्तार था वो जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह पड़ती है, आई थिंक मांडा। मांडा एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में। नॉर्थ में सिविलाइजेशन का वहाँ पर विस्तार था, और दक्षिण में ये सिविलाइजेशंस महाराष्ट्र तक कवर करती थी। यानी महाराष्ट्र में एक प्लेस है दैमाबाद, दैमाबाद इन महाराष्ट्र इन साउथ। तो ये सेकेंड पॉइंट अपना क्लियर हो गया। द नोन एक्सटेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन द वेस्ट इज़ अप टू सुख्ता जेंडर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, इन द ईस्ट आलमगीरपुर इन यूपी, इन द नॉर्थ इट वाज इन अप टू मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड इन द साउथ इट वाज अप टू दैमाबाद इन महाराष्ट्र। तो 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। एक ये हड़प्पन सिविलाइजेशंस को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो एक्सकवेशन हुआ था 1921, यानी अब से तकरीबन 100 साल पहले इसका एक्सकवेशन हुआ था, जो कि अंडर द सुपरविज़न ऑफ दयाराम साहिनी हुआ था। सेकेंड पॉइंट, ये सभ्यता किसने ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती थी? तो ये वेस्ट में सुख्ता जेंडर इन बलूचिस्तान तक कवर करती थी, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में ये मांडा तक कवर करती थी, ईस्ट में यूपी में ये आलमगीरपुर तक आती थी, और साउथ में दक्षिण में ये महाराष्ट्र में दैमाबाद तक जाती थी। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर होगा। थर्ड वन पॉइंट देखते हैं। दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रोंज एज। ब्रोंज एज क्या है ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ब्रोंज एज और चाकोलिथिक एज सिविलाइजेशंस। दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रोंज एज चाकोलिथिक एज, हेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस। ये सिविलाइजेशंस ब्रोंज एज यानी उस समय का जो कांसे का युग जिसको बोलते हैं कांस्य युग था, उस युग को बिलोंग करती थी। और वही सेम ही अपना चाकोलिथिक युग भी उसका चाकोलिथिक युग का भी सेम टाइम पीरियड है, इसलिए इस सिविलाइजेशंस को ब्रोंज एज सिविलाइजेशंस के नाम से भी जाना जाता था। The third point is also clear. This civilization belongs to Bronze Age civilizations and Chalcolithic Age civilizations. Hence, it is also called as Bronze Age civilizations. अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। इस सिविलाइजेशंस की कंटेम्पोररी सिविलाइजेशन, कंटेम्पोररी मतलब समयकालीन, उसी समय की साथ साथ समकालीन जिसको बोलते हैं हिंदी में समकालीन। तो कंटेम्पोररी सिविलाइजेशंस और कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी? तो दो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो समकालीन सभ्यताएं थी वो अपनी चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशंस भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस की कंटेम्पोररी सिविलाइजेशंस की। इसके अलावा जो अपनी जो ईरान में सिविलाइजेशन जिसे मेसोपोटामिया बोलते हैं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस बोलते हैं, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो भी अपना ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस की समकालीन थी। अपना जो सुमेरियन सिविलाइजेशंस थी वो भी अपना इंडस वैली सिविलाइजेशंस की समकालीन थी। इसके अलावा एक और सिविलाइजेशंस थी, दैट इज़ इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। इजिप्टियन सिविलाइजेशंस भी द इंडस वैली सिविलाइजेशंस यानी कि हड़प्पन सभ्यता के समकालीन सभ्यता ही थी। तो 4 सभ्यताएं थीं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के समकालीन थी। वो चारों सभ्यताएं हैं चाइनीज़ सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता और अपनी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या है कि इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस की इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या थी? जैसे कि मैंने बताया हड़प्पन सिविलाइजेशंस की जब खोजी गई तो इसकी पहली साइट्स थी हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जब खोज हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खोज हुआ तो उसकी सबसे पहली सभ्यता थी हड़प्पा, मतलब पहली साइट थी हड़प्पा। तो हड़प्पा के साथ में और धीरे धीरे आगे चल के और भी साइट्स का एक्सकवेशन हुआ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की वो कौन कौन सी साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं? तो उसमें हम देखेंगे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, सुख्ता जेंडर है, चनहुदड़ो है, रंगपुर है, कालीबंगा है, लोथल है और बनावली है। तो अब ये सारी साइट्स का एक्सकवेशन हो चुका है। तो जब हम इन सारी साइट्स के बारे में देखेंगे तो एक जनरल फैक्ट्स देखेंगे कि ये सारी सभ्यताएं जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की ये सारी साइट्स हैं, ये क्या है किसी न किसी रिवर्स के किनारे पर लोकेटेड है। यानी दीज ऑल साइट्स आर लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर।
तो इसमें अब ये क्या होता है कि ये एक जनरल फैक्ट्स ये निकल के आता है कि सारी सभ्यताएं रिवर के किनारे ही क्यों बेस्ड थी। तो उसके बारे में जब बहुत सारा लोगों ने हिस्टोरियंस ने अपना आकलन किया तो उन्होंने यही बताया कि जो वाटर उस टाइम का जो वाटर सोर्स होता था, वाटर वाज अ ग्रेट रिसोर्सेज टू कैरी आउट एनी सिविलाइजेशंस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो अपना जो वाटर था वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स था उस समय के लिए, किसी सभ्यता को कैरी आउट करने के लिए, मतलब बनाए रखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। तो हम जितनी सभ्यताएं देखेंगे, जैसे इजिप्टियंस की सिविलाइजेशन देखेंगे, इजिप्ट से, तो आपने एक रिवर के बारे में देखा होगा, नाइल रिवर। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। इसी तरह हम सारी सभ्यताएं देखेंगे वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हुई थी। ये क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो वाटर था वो अपना उस टाइम की इकॉनमी को मोस्टली उस टाइम की जो इकॉनमी थी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक था। जैसे कि आज के समय में क्या है कि ट्रांसपोर्ट इकॉनमी का एक पार्ट होता है। ट्रांसपोर्ट को हम कैसे कैरी कर सकते हैं? डीजल पेट्रोल की सहायता से मोटर व्हीकल द्वारा कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना एयरवेज के द्वारा होता है, रोडवेज है, रेलवेज है, बहुत सारे आज आज के समय में आ चुके हैं। लेकिन वो जब उस या इंडस वैली सिविलाइजेशंस का समय था, तो उस समय ये सब एयरवेज, रोडवेज और वाटरवेज तो हुआ ही था, एयरवेज, रोडवेज और ये सारे, इन सारी चीज़ों की खोज नहीं हुई थी। तो जो अपना परिवहन का एकमात्र साधन था वो वाटरवेज ही था। तो बहुत सारी सभ्यताओं की इकोनॉमी को चलाने के लिए वाटर एक महत्वपूर्ण रिसोर्स था, इसलिए भी और बहुत सारी सभ्यताएं जो की हैं वो नदी के किनारे ही होती थी। तो इम्पोर्टेंट हम लोग क्या कर रहे थे, इम्पोर्टेंट साइट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट्स को डिस्कशन कर रहे थे। अब देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट साइट्स थी, वो उनकी लोकेशन क्या है और वो किस नदी के किनारे थी। तो फर्स्ट वन वाज हड़प्पा। हड़प्पा जो कि अपनी सभ्यता है वो है मोंटगोमरी इन पंजाब, पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक प्रोविंस है पंजाब, जैसे कि अपने यहाँ भी पंजाब है। पंजाब जब अपना ये पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो पंजाब प्रोविंस भी बट गया था। जैसे अपने यहाँ तो 1/3 ऑफ पंजाब प्रोविंस का हिस्सा आता है, जबकि पाकिस्तान में 2/3 ऑफ पंजाब प्रोविंस का हिस्सा आता है। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रोविंस है उसमें एक जगह है मोंटगोमरी में ये हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड थी। और ये किस नदी के किनारे थी? ये अपनी रावी नदी के किनारे थी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। ओके, द नेक्स्ट वन साइट इज़ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो क्या है? ये अपना लरकाना आपने सुना होगा, गुरु नानक का बर्थ प्लेस है। जो अपना सिखिज्म धर्म है, सिख धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, ये अपने सिख धर्म के गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म स्थान है वो लरकाना में है। और लरकाना पंजाब अपना, आई थिंक ये पंजाब प्रोविंस में ये भी है। नो, ये इट इज़ नॉट इन पंजाब प्रोविंस, इट इज़ इन सिंध प्रोविंस, जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है उसमें है, तो लरकाना में। तो जो अपनी दूसरी सभ्यता थी मोहनजोदाड़ो, ये अपनी सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, लरकाना में लोकेटेड है। और ये किस नदी के किनारे? ये इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। ठीक है। द थर्ड वन इज सुख्ता जेंडर वाज लोकेटेड एट बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। सुख्ता जेंडर जो पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान प्रोविंस है उसमें लोकेटेड है। और ये अपना किस रिवर के किनारे लोकेटेड है? तो एक दास्ता रिवर उस रिवर के किनारे लोकेटेड है। इसके अलावा फिर थे चनहुदड़ो है, ये भी अपनी सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में है। और ये अपना ये इंडस नदी के किनारे बसी हुई थी। तो अपनी दो सभ्यताएं हो गई जो कि अपना सिंध प्रोविंस इन पंजाब में हो गई। फर्स्ट वन इज़ मोहनजोदाड़ो एंड सेकेंड वन इज़ चनहुदड़ो। ये दोनों ही अपनी सिंध प्रोविंस यानी पंजाब में लोकेटेड है और दोनों ही इंडस रिवर के किनारे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ रंगपुर इन अहमदाबाद इन गुजरात प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो जो अपनी रंगपुर वाली साइट्स का एक्सकवेशन हुआ है ये अपना अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में है। द नेक्स्ट वन इज़ कालीबंगा जो है वो अपनी गंगानगर इन राजस्थान में लोकेटेड है।
कालीबंगा तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। कालीबंगा अपना जो है गंगानगर इन राजस्थान में है, वहाँ पर लोकेटेड है। और ये अपना घग्गर घग्गर रवि नदी के किनारे बसी हुई थी, जो कि आज डिसअपियर्ड हो गई है। घग्गर रिवर आज डिसअपियर हो गई। उस समय बोलते हैं एक घग्गर रिवर थी जो कि राजस्थान से होकर बहती थी, तो उसी के किनारे पे ये अपनी कालीबंगा बसी हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ लोथल। लोथल इज़ आल्सो लोकेटेड एट अहमदाबाद इन गुजरात एंड it was located on the bank of Sabarmati and Bogwa river. Sabarmati and Bogwa river. And the last site is Banavali. Banavali was located at Hisar in Haryana, यानी कि हिसार इन हरियाणा, एंड इट वाज ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। तो ये जो अपना लास्ट सभ्यता है, ये बनावली की साइट्स है, वो अपनी हिसार हरियाणा में लोकेटेड है, और ये अपना सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। सरस्वती भी मैथोलॉजिकल रिवर ही एक तरह से रह गई है, क्योंकि सरस्वती रिवर भी आप बोलते हैं डिसअपियर हो गई है आज के समय में, उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। बट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती रिवर वाज वेरी फेमस एंड वेरी पायोस रिवर। ये बहुत ही प्रसिद्ध रिवर थी और बहुत ही पवित्र रिवर मानी जाती थी। सो हमने देखा कि इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस कौन कौन सी थी। हड़प्पा थी, मोहनजोदाड़ो थी, सुक्ता जेंडर थी, चनहूदड़ो थी, रंगपुर, कालीबंगा, लोथल एंड बनावली। तो हड़प्पा मोंटगोमरी, मोहनजोदाड़ो लरकाना, सुक्ता जेंडर बलूचिस्तान, चनहूदड़ो सिंध, कालीबंगा गंगानगर, लोथल अहमदाबाद एंड बनावली वाज इन हिसार। ओके, तो अब हम जनरल फैक्ट्स देखेंगे। जो अपनी ये साइट्स का एक्सकवेशन हुआ है, इनके जनरल फैक्ट्स क्या थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट साइट्स, दैट इज़ हड़प्पा। तो ये तो मैंने देख लिया कि हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड थी। इसके अलावा इसके जनरल फैक्ट्स क्या थे। द वर्किंग फ्लोर कंसिस्टिंग ऑफ रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म विच वर मींट फॉर थ्रेसिंग ग्रेन हैव बीन फाउंड हियर। तो इसमें क्या है कि एक सर्कुलर ब्रिक, जो आज के समय में ये अपना ये रेक्टेंगल ब्रिक्स होता है, उसी तरह से एक सर्कुलर ब्रिक आप लोगों ने आज भी कहीं कहीं पुराने हवेली टाइप की जो इमारतें होती हैं उनमें देखे होंगे सर्कुलर ब्रिक्स, कहीं ना कहीं आपको देखने को हो सकता है मिल गई हो। तो उसी तरह की हड़प्पा की जो साइट्स है उसमें क्या है, सर्कुलर ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट हुए फ्लोर्स थे, और उन फ्लोर्स को यूज़ किया जाता था ग्रेन्स को मतलब पीसने के लिए, थ्रेसिंग करने के लिए, उनकी थ्रेसिंग करने के लिए उन फ्लोर्स को यूज़ किया जाता था। तो वर्किंग फ्लोर कंसिस्टिंग ऑफ रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स विच वर मींट फॉर थ्रेसिंग ग्रेन हैव बीन फाउंड हियर। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी वो हड़प्पा की साइट्स पर उसका एक्सकवेशन हुआ है। इसके अलावा 6 ग्रेनरीज एंड 16 अग्निकुंडाज हैव बीन फाउंड। हड़प्पा की जो साइट है उसमें क्या है, 6 ग्रेनरीज पाई गई। ग्रेनरीज क्या होता है, ग्रेनरीज एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। ग्रेन्स जो आज के समय में, जैसे अगर हम बोलें तो ग्रेन्स हैं जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, वेरियस ये जो ग्रेन्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जो भी व्यवस्था होती है, जैसे कि हिंदी में हम लोग अपने उसमें बोलते हैं कुठला, तो उसी तरह की ये ग्रेनरीज, जो बड़े बड़े ग्रेनरीज होते थे जहाँ पे ये ग्रेन्स एकत्र किए जाते थे, इस तरह के 6 ग्रेनरीज पाए गए हैं हड़प्पा की सिविलाइजेशन में। 6 ग्रेनरीज वॉज फाउंड इन हड़प्पा साइट एट हड़प्पा साइट्स। और इसके अलावा 16 यानी 16 अग्निकुंडास भी पाए गए हैं हड़प्पा की साइट पर। द पीपल ऑफ हड़प्पा न्यू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टारकोल, यानी कि हड़प्पा के हड़प्पा के जो लोग थे वो तारकोल, जो कि अपना जिसको अपना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं डावर, जैसे कि सड़कों में जो डावर अपना प्रयोग किया था तारकोल, तो उसमें बोलते हैं हड़प्पा के लोग भी ये अपना तारकोल कैसे बनाया जाता है इसकी व्यवस्था को, यानी इसके प्रोसेस को जानते थे। तो हड़प्पन पीपल वर आल्सो नोन अबाउट तारकोल, मेकिंग ऑफ तारकोल। द मेन गेट फॉर एंट्री इन द हाउस ऑफ हड़प्पा वाज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हड़प्पा में क्या हुआ करता था, हड़प्पा से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि जो जैसे घर मकान है जो भी है, तो उसका जो मेन गेट्स होता था, जो
आज भी जैसे मेन गेट्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना करवाना चाहे तो करवाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस देखते हैं कि घरों के जो भी गेट्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन हड़प्पा की साइड से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि उस टाइम जो भी मेन गेट, जो घरों के मेन गेट हुआ करते थे, वो अपना नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ करते थे। द मेन गेट फॉर द एंट्री इन द हाउसेज ऑफ हड़प्पन वाज इन द नॉर्थ डायरेक्शंस। इसके अलावा और हड़प्पा की साइड में क्या देखने को मिला, R37 सीमेट्री हैव बीन फाउंड हेयर। एक R37 नाम की सीमेट्री है और उसकी भी खोज हड़प्पा की साइट पर हुई है। द नेक्स्ट वन इज टेराकोटा फिगराइन ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड हियर। जो एक मदर गॉडेस है जो उस समय हड़प्पा लोग जिसकी पूजा करते थे, मदर गॉडेस है, उसका एक टेराकोटा एक ये एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह की धातु होती है टेराकोटा। तो टेराकोटा में मदर गॉडेस का एक फिगर मिला हुआ है। सो ये सारी चीज़ें थी जो कि हड़प्पा की साइट्स पर हमको खोज में मिली हैं। इसके अलावा दूसरी साइट्स जो अपनी मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदाड़ो वाज एक्सकवेटेड इन 1922, just 1 year after of the excavation of Harappan civilization in 1921. In 1922, Mohenjo-daro sites was excavated under the supervision of R.D. बनर्जी। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि 1921 में जिसकी हड़प्पा साइट की खोज हुई थी, उसके ठीक एक साल बाद R.D. बनर्जी के सुपरविजन में मोहनजोदाड़ो साइट्स की भी खोज हुई। द लिटरल इसका मीनिंग क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का जो एक लिटरल मीनिंग होता है वो था माउंड ऑफ द डेड। द लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो इन सिंधी लैंग्वेज इज माउंड ऑफ द डेड। ओके, अब ये यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में हमको क्या क्या और भी खोज मिली है, वो है द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्नानागार, एक ग्रेनरी। सिर्फ यहाँ हड़प्पा की सिविलाइजेशन में हमें कितनी ग्रेनरी मिली थी? 6 ग्रेनरीज मिली थी, लेकिन मोहनजोदाड़ो की साइट्स पे हमें 1 ग्रेनरी मिली। 1 ग्रेनरी मिली, एक ग्रेट बाथ यानी एक विशाल स्नानागार मिला, उसके अलावा एक बिग हॉल मिला, एक ब्रोंज स्टेचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करती हुई लड़की की एक ब्रोंज में स्टेचू यानी एक मूर्ति मिली। द आइडल ऑफ ए योगी एंड न्यूमरस सेल्स हैव बीन फाउंड हियर। एक योगी मतलब एक सन्यासी या संत कह सकते हैं, संत का हमें एक आइडल मिला, और उसके अलावा हमें बहुत सारी सील्स मिली। सील क्या होती हैं? सील होती मोहरें, हिंदी में अगर उनको कहें मोहरें, तो बहुत सारी हमें मोहरें मोहनजोदाड़ो की साइट्स पर मिली। The evidence of a assembly hall and proper planned houses with a kitchen and courtyard have been found at मोहनजोदाड़ो। तो जैसे कि मैंने शुरू में ये बताया था कि द इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था वो था अर्बनाइजेशंस। अब हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी द इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो और भी साइटें थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मिला जिससे हमें प्रतीत होता है कि शहरीकरण की एक अच्छी व्यवस्था थी। तो उसी के बारे में ये मोहनजोदाड़ो की जो ये पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ उधर ही लेके चलती है। द एविडेंसेस ऑफ ए असेंबली हॉल एंड प्रॉपर प्लान्ड हाउसेज विथ ए किचन एंड कोर्टयार्ड हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या देखने को मिला? एक असेंबली हॉल देखने को मिला, और हमें जो हाउसेज मोहनजोदाड़ो की साइट्स पर देखने को मिले उनमें हमें देखने को मिला कि वो प्रॉपर हाउसेज थे, यानी एक सुनियोजित व्यवस्था के तहत कंस्ट्रक्ट किए हुए हाउसेज थे। उसमें किचन भी थी, कोर्टयार्ड भी थी, इस तरह की व्यवस्था के हमें हाउसेज मिले। इसके अलावा 7 लेयर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो सिटी डायरेक्ट दैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ड 7 टाइम्स। जो मोहनजोदाड़ो की साइट्स में हमें देखने को मिला उसमें हमें 7 लेयर्स देखने को मिले, यानी एक लेयर का पहले कंस्ट्रक्ट हुई, उसके बहुत समय बाद उसको डिस्ट्रॉय हो गया, उसके बाद दूसरी लेयर आई यानी दूसरी तरह की व्यवस्था बनाई गई। इसी तरह के हमें 7 लेयर्स देखने को मिले, जिससे कि हमें पता चला कि ये अपना जो मोहनजोदाड़ो की साइट थी वो 7 बार डिस्ट्रॉयड की गई और 7 बार उसको रिबिल्ड किया गया, 7 बार उसको फिर से पुनः निर्माण किया गया। द 7 लेयर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो सिटी डायरेक्ट्स दैट द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड रिबिल्ट 7 टाइम्स। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट साइट्स हम देखेंगे लोथल। अभी मैंने बताया था आपको लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है। तो लोथल ये कि भारत में ही है, अहमदाबाद में है, और ये अपना साबरमती एंड बोलगा रिवर के किनारे पाई गई है। ठीक है,
तो लोथल में हमने क्या क्या लोथल में हमने क्या क्या खोजा। द ए डॉक यार्ड हैव बीन फाउंड एट लोथल। लोथल में एक डॉक यार्ड खोजा गया। इन 1957 लोथल वाज डिस्कवर्ड बाय एसआर राव इन गल्फ ऑफ कम्बे इन गुजरात। जो अपना गल्फ ऑफ कम्बे गुजरात में है, गल्फ ऑफ कम्बे से बोलेंगे क्या, चलो गल्फ ऑफ कम्बे, कैम्बे को हिंदी में भी कुछ बोलते हैं गुजरात में। तो ये जो अपना लोथल की ये अपना सिविलाइजेशन को खोजा गया 1957 में। एसआर राव ने इसकी खोज की, इसको डिस्कवर किया एसआर राव ने 1957 में। और इसमें हमें सबसे पहले क्या खोज किया, एक डॉक यार्ड पाया, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पाया, रेड एंड ब्लैक क्ले पोट्स, जो अपनी लाल और काली मिट्टी, लाल और काली मिट्टी से बने हुए हमें बर्तन मिले। कॉपर के टूल्स मिले। ब्रिक बिल्ट टैंक लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि वाटर टैंक्स थे वो अपना ब्रिक से बने हुए मिले। ए बेड मेकिंग फैक्ट्री, एक हमें जो बेड मीन्स हो गया अपना ये चारपाई, अगर बोलेंगे चारपाई को बनाने वाली एक फैक्ट्री के अवशेष वो मिले, प्रमाण मिले। एंड ए सील फ्रॉम ईरान हैव बीन फाउंड एट लोथल। उसके अलावा एक सील भी मिली जो कि ईरानियन सील थी। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अगर हमें ईरानियन सील मिली है अपने लोथल अहमदाबाद में, तो हम ये गैस कर सकते हैं कि उस समय जो ट्रेड था, उस समय जो व्यापार होता था, यानी कि भारत का व्यापार हो सकता है कि ईरान के साथ में कैरी करता था, क्योंकि हमें ईरानियन सील भी मिली है लोथल में। एंड द लास्ट वन इज लीनियर स्केल ऑफ ब्रोंज हैव बीन फाउंड हियर। तो इसमें क्या है कि लीनियर स्केल ऑफ ब्रोंज की बनी हुई एक लीनियर स्केल मीन्स इसको हिंदी में बोलते पटरी भी मिली। उससे क्या होता था कि यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग थे और वो लोथल के किनारे पे जो बसा करते थे, उन्हें मीज़रमेंट्स का भी ज्ञान प्राप्त था। वो चीज़ों को मापा भी करते थे, माप यंत्र, क्योंकि वहाँ पे एक माप यंत्र मिला है, दैट इज़ लीनियर स्केल ऑफ ब्रोंज एज। तो हमने 3 साइट्स के बारे में अभी तक पढ़ा, हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा, इसके अलावा लोथल के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट साइट के बारे में पढ़ेंगे, द कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा अपनी गंगानगर इन राजस्थान में लोकेटेड है। और ये अपनी घग्गर रिवर के किनारे सभ्यता बसी हुई थी, जो कि आज डिसअपियर्ड हो गई है। सो अब हमें कालीबंगा में क्या क्या एक्सकवेशन हुआ। इट वाज नॉट एज वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड एज मोहनजोदाड़ो। ये मोहनजोदाड़ो की तरह वेल प्लान्ड नहीं थी, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में क्या है, मोहनजोदाड़ो में एक असेंबली हॉल हुआ करता था, घरों में एक किचन हुआ करता था, कोर्ट यार्ड हुआ करता था, इस तरह की व्यवस्था से हाउस बनाए जाते थे। लेकिन जो अपनी कालीबंगा में थी, इट वाज नॉट लाइक दैट मोहनजोदाड़ो। वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं थे, वहाँ पे प्लान्ड नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं थी। इट डिड नॉट हैव ए ड्रेनेज सिस्टम, इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ए नंबर ऑफ फायर पिट्स अग्निकुंडाज हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे भी लाइक हड़प्पा की तरह बहुत सारे फायर पिट्स पाए गए हैं। जैसे कि अपना अग्निकुंडाज अपना हड़प्पा में पाए गए थे, कितने 6 ग्रेनरीज फाइंड आउट की गई थी और 16 अग्निकुंडास फाइंड आउट किए गए थे। उसी तरह अपना कालीबंगा में बहुत सारे इन्यूमरस नंबर्स ऑफ विच मीन्स बहुत सारे अग्निकुंडास देखने को मिले हैं। कालीबंगा वाज डिस्कवर्ड इन 1953। इट वाज लोकेटेड इन अपर राजस्थान। जब आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वो अपर पोर्शन ऑफ राजस्थान में लोकेटेड है। तो ये इसी चीज़ को बोल रहा है, द कालीबंगा वाज डिस्कवर्ड इन 1953। इसकी जो खोज हुई थी 1953 में हुई थी, और ये अपना ऊपरी भाग, राजस्थान के ऊपरी भाग पर लोकेटेड थी। इसके अलावा इट सा 2 कल्चरल फेसेस, हड़प्पा, प्री हड़प्पा एंड हड़प्पा। तो इसने क्या किया है, जो अपना कालीबंगा जो साइट है, इसने 2 फेज़ को देखा था, यानी प्री हड़प्पा के फेज़ को भी देखा था, यानी कि हड़प्पा की साइट से भी पुरानी व्यवस्था है ये जो अपना कालीबंगा है। इसने प्री हड़प्पन फेज़ को भी देखा था, इसने हड़प्पन फेज़ को भी देखा था। तो अभी हम आगे देखेंगे कि हड़प्पन सभ्यता के कितने फेजेस थे। तो हड़प्पन सभ्यता के आगे चल के देखेंगे 3 फेजेस थे। तो 3 में से ये अपना जो कालीबंगा साइट मिली है, इसने 2 फेजेस को देखा था, एंड दैट फेजेस इज प्री हड़प्पा एंड हड़प्पन फेजेस। ए प्लग्ड फील्ड हैव बीन फाउंड हियर।
तो यहाँ पे क्या है कि एक जुता हुआ खेत के प्रमाण भी मिले हैं। तो कालीबंगा जो अपनी साइट्स की खोज की गई है वहाँ पे एक प्लग्ड फील्ड भी पाई गई है, यानी जुते हुए खेत की व्यवस्था पाई गई है। यानी कि उस टाइम जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो खेतों को जोतने की व्यवस्था से परिचित थे। एंड द लास्ट वन साइट्स विच वी read here is Dholavira. Dholavira in Gujarat was discovered in 1992 by J.P. जोशी। यानी धौलावीरा की सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1992 में, यानी कि बहुत ही अभी जल्दी हुई है। अभी हम कह सकते हैं अगर 21 इधर और 8 उधर, तो यानी कि अभी 29 साल पहले ही सिर्फ इसकी खोज हुई है। 29 साल पहले ही धौलावीरा सभ्यता की खोज हुई है इन गुजरात। धौलावीरा सोप्स ऑल द 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये क्या है कि धौलावीरा की सभ्यता ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के तीनों फेजेस को देखा हुआ है। जैसे कि अपना कालीबंगा जो राजस्थान में सब साइट्स पाई गई है, उसने हड़प्पा सभ्यता की 2 फेजेस को देखा हुआ था, यानी प्री हड़प्पन फेज़ को देखा हुआ था और हड़प्पन फेज़ को देखा हुआ था। लेकिन धौलावीरा जो कि अपनी गुजरात में लोकेटेड है, साइट पाई गई है, उसने अपनी ये हड़प्पन सभ्यता के तीनों फेजेस को देखा हुआ था। A script consists of big alphabets have been found on a gate in धौलावीरा। ये क्या है कि बिग अल्फ़ाबेट, जो बड़े अल्फ़ाबेट्स के कुछ शब्द हैं, कुछ अक्षर हैं, उनसे लिखे हुए एक स्क्रिप्ट, एक कोई लाइन या एक कोई वाक्य लिखा हुआ पाया गया है धौलावीरा की सभ्यता में। इससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, यानी धौलावीरा साइट्स पर रहने वाले जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे, वो लिखने की पद्धति को भी अच्छी तरीके से जानते थे। तो हमने ये 5 साइट्स के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। ये लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके बाद देखेंगे इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस, फिर रिलीजन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ओके।